एवरीवन, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। हमारी क्लास के अंदर जो तंत्र वाली सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र, जिसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब परिसंचरण तंत्र को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि परिसंचरण का मतलब क्या होता है ना। सर्कुलेशन किसे कहते हैं, यूं कह दो कि हमारे शरीर के अंदर ये सर्कुलेशन कैसे चलता है, परिसंचरण कैसे चलता है ना। देखिएगा कि हमारे शरीर के अंदर मतलब जैसे अगर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की, है ना, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। जैसे आप सभी ने पढ़ ही रखा होगा कि मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, अब पीयूष ग्रंथि है तो हमारे मस्तिष्क में, ठीक है। अब उसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं वो हार्मोन हमारे शरीर के जिन अंगों के लिए बने हैं उन अंगों तक कैसे पहुंचते हैं। भाई वो मस्तिष्क में है, मतलब जो ग्रंथि है वो तो कहाँ पे है, मस्तिष्क के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जो हार्मोन्स हैं वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल कि भाई कैसे वो पहुंचे। दूसरा ये कि जो हम खाना डाइजेस्ट करते हैं, मतलब हमारे खाने का जो पाचन होता है मतलब भोजन के पाचन के द्वारा जो हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिले, वो न्यूट्रिएंट्स भी, जो पोषक पदार्थ हमें मिले ना, वो पोषक पदार्थ भी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंच पाते हैं। तो मतलब हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, पोषक पदार्थों का, गैसों का, है ना, इन सभी का हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों तक पहुंचना, मतलब ये एक तरीके से हमारे शरीर में चारों ओर घूमते हैं। तो ये सब किसके द्वारा मतलब संभव हो पा रहा है, तो ये सब संभव हो पा रहा है हमारे शरीर के अंदर चलने वाले परिसंचरण के द्वारा, सर्कुलेशन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो समझ में आया आपको। तो देखो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि परिसंचरण किसे कहते हैं। अगर मैं बात करूं परिसंचरण शब्द की, तो परिसंचरण शब्द का मीन्स ही यही होता है चारों ओर घुमाना, ठीक है। तो परिसंचरण की बात कर रहे हैं हम, तो परिसंचरण या सर्कुलेशन का मतलब होता है चारों ओर घुमाना, ठीक है, चारों ओर घुमाना। अब अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं कि अगर हमें पूछा जाए कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, तो बात करते हैं कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं ना, ठीक है। तो परिसंचरण परिसंचरण तंत्र, है ना, जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में, है ना, जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में सभी पोषक पदार्थों, जीवों के शरीर में सभी पोषक पदार्थों, हार्मोन्स तथा एंजाइम्स, हार्मोन्स एंजाइम तथा हार्मोन्स एंजाइम वे गैसें, है ना, जीवों के शरीर में सभी पोषक पदार्थों जैसे कि हार्मोन, एंजाइम्स, गैसें, इन सभी का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचना, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचना, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचना, है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, परिसंचरण। पहुंचना कहलाता है परिसंचरण। क्या कहलाता है, परिसंचरण, या जिसे कहते हैं सर्कुलेशन, परिसंचरण कहलाता है, ठीक है। और हमारे शरीर के अंदर जिस तंत्र के द्वारा, हमारे शरीर के अंदर जिस तंत्र के द्वारा ये परिसंचरण का कार्य किया जाता है, सर्कुलेशन का कार्य किया जाता है, उसे ही कहते हैं परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो ये कार्य, ये कार्य जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है, ये कार्य जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है, किया जाता है, उसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी पोषक पदार्थ हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी गैसेस हैं, वो हमारे शरीर के अंदर चारों ओर कैसे घूमती है, शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचती है ना। तो ये जिसके माध्यम से पहुंचती है उसी को हम कहते हैं परिसंचरण। मतलब हमारे शरीर के अंदर इन चारों का, मतलब चारों ओर इन सभी पदार्थों का घूमना, वो कहलाता है परिसंचरण। और जिस तंत्र के द्वारा ये किया जाता है उसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मानव शरीर के अंदर, है ना, तो मानव शरीर के अंदर इस परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल है, या किस किस के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उससे पहले तो हमें ये जान लेना है कि परिसंचरण भी कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अगर हम परिसंचरण की बात करें, हम परिसंचरण तंत्र की बात करें, तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो जीवों के अंदर दो प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का।
पहले अगर मैं बात करूं तो एक होता है जैसे खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र जिसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और एक होता है जिसे हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, जिसे हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, या जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। अब दोनों में अंतर क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे और बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे? देखो, हम ये कह रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो भी हार्मोन है ना, उनका, पोषक पदार्थों का, गैसों का, हमारे शरीर में चारों ओर ये कैसे घूमता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचता है। तो हमारे शरीर के अंदर कौन कार्य करता है? ये रक्त के माध्यम से होता है। वही रक्त ही तो है जो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है ना, और इन पोषक पदार्थों को, गैसों को, हार्मोन को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाता है। तो रक्त के माध्यम से जब ये सारी क्रियाएं होती है तो उसी के आधार पे जो परिसंचरण तंत्र होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। जब किसी भी जीव के शरीर के अंदर, है ना, रक्त हृदय से निकलकर, जब किसी भी जीव के शरीर के अंदर रक्त जो है वो हृदय से निकलकर, पहले तो देखो हमें परिसंचरण तंत्र में क्या पढ़ना है ना, परिसंचरण तंत्र मिलके किससे बना होता है। अगर मैं बात करूं परिसंचरण तंत्र, तो परिसंचरण तंत्र के सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है हृदय। क्या होता है? हृदय, ठीक है। और इस हृदय के द्वारा ही क्या किया जाता है? रक्त पंप किया जाता है, ठीक है। और ये रक्त जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक किसके द्वारा पहुंचता है? रक्त नलिकाओं के द्वारा, ठीक है। तो हमें पूरे परिसंचरण तंत्र में ये संरचनाएं देखनी है, इनके बारे में पढ़ना है। हृदय के बारे में पढ़ना है, रक्त के बारे में पढ़ना है, और रक्त नलिकाएं जिन्हें कहते हैं ब्लड वेसल्स, इनके बारे में पढ़ना है ना। तो देखो कि जब हम बात करें कि ये रक्त के माध्यम से ही सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे हार्मोन्स हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, तो उसके आधार पर परिसंचरण को दो भागों में बांटा है, एक खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। अगर मैं बात करूं खुला परिसंचरण तंत्र की, तो देखिएगा, जब किसी भी जीव के शरीर के अंदर रक्त जो है वो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक सीधे ही पंप कर दिया जाए, सीधे ही पंप कर दिया देने का मतलब कि नलिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंचाया जाए, जैसे हृदय से रक्त निकला वो शरीर के विभिन्न अंगों तक अपने आप फैल गया, है ना। तो ऐसे इस परिसंचरण तंत्र को तो कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और जब जीवों के शरीर, ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर जो हृदय से रक्त निकलता है वो नलिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, तो उसे कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि भाई बात चल रही है कि परिसंचरण में जो ये रक्त है वो हृदय से जब निकलता है तो शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचता है। तो जब जिन जीवों के शरीर के अंदर जैसे ही हृदय से ये रक्त पंप किया जाएगा और ये रक्त सीधे ही शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाएगा, तो वो तो कहलाएगा खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और अगर रक्त जो है वो नलिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचेगा तो वो कहलाएगा बंद परिसंचरण तंत्र। जैसे मैं एक एक उदाहरण देती हूँ आपको इसके, है ना। खुला परिसंचरण तंत्र की हम बात करें तो जैसे कॉकरोच है ना, अब जो कॉकरोच होता है उस कॉकरोच का शरीर कुछ इस, शरीर की संरचना इस प्रकार की होती है ना, इसके पंख वगैरह हमने हटा दिए हैं, तो इसका जो हृदय होता है वो होता है 13 कोष्ठीय। कितना होता है? 13 कोष्ठीय। इसके हृदय में जो, इसका हृदय जो है वो 13 चैम्बर से मिलकर बना होता है, 13 कोष्ठीय से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसके हृदय से जो रक्त निकलता है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक ऐसे ही फैल जाता है ना, जैसे रक्त हृदय से पंप किया जाएगा वो शरीर के विभिन्न अंगों तक ऐसे ही फैल जाएगा, है ना, बिना नलिकाओं के माध्यम से। और यदि हम बात करें बंद परिसंचरण तंत्र की, तो जितने भी कशेरुक जीव होते हैं, जितने भी वर्टिब्स होते हैं ना, वर्टिब्स जिन्हें कहते हैं कशेरुक जीव, पहले तो बात करते हैं कि ये कशेरुक जीव होते क्या है, वर्टिब्स किसे कहते हैं। कशेरुक जीव वो जीव होते हैं, कशेरुकी जीव या जिसे कहते हैं वर्टिब जीव, वर्टिब्रेट जीव है ना। कशेरुकी जीव वो जीव होते हैं जिनके जीवन काल में उनके शरीर की संरचना में कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। तो जिन जीवों के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो सभी जीव किस में रखे जाते हैं? कशेरुकी जीव में रखे जाते हैं। और कशेरुकी जीवों में जो हमारा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। अब इसमें कैसे होगा? सपोज कीजिए कि ये हृदय है और इस हृदय से जो रक्त बह रहा है, इस हृदय से जो रक्त पंप हो रहा है वो नलिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। किसके माध्यम से? नलिकाओं के माध्यम से। ये देखो, ये मैंने ऐसे ही हृदय की संरचना बनाई है और ये होती है नलिकाएं। तो इन नलिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच रहा है। अब यहाँ पर जो ये नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं में मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि रंग जो है, रक्त जो है वो इन बंद नलिकाओं के माध्यम से पहुंच रहा है शरीर, हृदय के द्वारा
जो रक्त पंप किया गया वो इन बंद नलिकाओं के माध्यम से अंगों तक पहुंच रहा है, इस कारण से इसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है। और इधर अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है अकशेरुकी जीवों में। किसमें पाया जाता है? अकशेरुकी जीवों में। ठीक है। तो ऐसे जीवों में जो रक्त है वो हृदय से सीधे ही शरीर के विभिन्न अंगों तक खुले रूप में बहता है, इसलिए इसे कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको। हमने शुरू किया परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? चारों ओर घूमना। तो देखो, जीवों के शरीर में सभी पोषक पदार्थों, हार्मोन्स तथा एंजाइम या गैसें, इन सभी का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। और ये कार्य जिस तंत्र के माध्यम से किया जाता है उसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र। और जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है, वो भी हमने देखा, एक खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। जब रक्त हृदय से सीधा ही शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचे तो वो तो कहलाएगा खुला परिसंचरण तंत्र, जो कि पाया जाता है अकशेरुकी जीवों में। ठीक है। और अगर बात करें बंद परिसंचरण तंत्र की, तो बंद परिसंचरण तंत्र में जो रक्त है वो बंद नलिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है, इसलिए उसे कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। और इसके उदाहरण है कशेरुकी जीव। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो देखो, यहाँ पर एक अपवाद है। अपवाद की यदि हम बात करें तो जैसे कि मगरमच्छ, जैसे कि मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है वो एक प्रकार से कशेरुकी जीव है, लेकिन उसके अंदर जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। और इधर मैं अपवाद की बात करूं, एक्सेप्शन की बात करूं, तो जैसे कि एनेलिडा वर्ग यानी कि केचुआ है ना, केचुआ जो है उसके अंदर, सॉरी, केचुआ जो है, चलो ठीक है, ये अपवाद मगरमच्छ हो गया। ठीक है। तो चलिए, ये आपने देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम बात करते हैं कि जैसे हमने कहा कि परिसंचरण तंत्र जो है, इस परिसंचरण तंत्र में यदि हम बात करें तो हमें जिन जिन चीजों के बारे में, जिन जिन के बारे में पढ़ना है, उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है हृदय के बारे में। मैंने कहा कि इस पूरे परिसंचरण को हमें 3 से 4 भागों में बांट के पढ़ना है ना। तो अगर हम बात करें तो पहला भाग जैसे इसका आता है हृदय, तो हृदय के बारे में हमें संपूर्ण रूप से पढ़ना है। उसके बाद में हमें पढ़ना है रक्त के बारे में। ठीक है। और फिर हम बात करेंगे इसके अंदर रक्त नलिकाएं, जिन्हें कहते हैं ब्लड वेसल। ठीक है, रक्त नलिकाएं। इसे हमें 3 भागों में बांट के पढ़ना है। अब मैं बात करूं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हृदय को लेकर, है ना। अगर हृदय की बात करें तो देखो, अलग अलग जीवों में हृदय की संरचना अलग अलग होती है। अगर मैं बात करूं हृदय की, तो अलग अलग जीवों में हृदय की संरचना भी अलग अलग होती है। जैसे मैं बात करूं मानव की या सभी स्तनधारियों की, मैमल्स की बात करें हम, तो सभी स्तनधारियों में, मैमल्स में जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। कैसा होता है? 4 कोष्ठीय। यानी मानव का शरीर जो है या सभी स्तनधारियों का जो शरीर है, उनका हृदय, उनके शरीर के अंदर हृदय जो है वो 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है, 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। देखो, 1 2 3 4। ठीक है। तो सभी स्तनधारियों में जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है। लेकिन कुछ जीवों के अंदर जो हृदय होता है वो कैसा होता है? 3 कोष्ठीय। कितना होता है? 3 कोष्ठीय। ठीक है। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो हृदय होता है वो 2 कोष्ठीय भी होता है। ठीक है, 2 कोष्ठीय होता है। कुछ जीवों के अंदर जो हृदय होता है वो 2 कोष्ठीय भी होता है। ठीक है। चलिए, तो ये बात हमने कर ली है कि जो हृदय है उसकी कोष्ठ की संख्या के आधार पे कि किन जीवों के शरीर के अंदर जो हृदय है वो कितने कोष्ठ से मिलकर बना होता है, मतलब कितने चैम्बर से मिलकर बना होता है। तो उसके अगर अगर आधार पर हम बात करें तो जो मानव का हृदय होता है या जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी की यदि हम बात करें, इसमें भी एक अपवाद है। उन अपवाद को हम देखेंगे हमारी क्लास के अंदर। तो देखो, स्तनधारियों में जो हृदय पाया जाता है वो पाया जाता है 4 कोष्ठीय। ठीक है। अगर मैं बात करूँ जितने भी उभयचर होते हैं, उभयचर यानी एम्फीबियन, है ना, जैसे कि बात करें हम मेंढक की, तो मेंढक जो होता है उसके अंदर जो है ये जो हृदय होता है वो कितना होता है? 3 कोष्ठीय होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2 कोष्ठीय, तो जितनी भी मछलियां हैं ना, मछलियों वाला जो है, मैमल्स ही है वैसे तो, पर जो ये मछलियां हैं, इन मछलियों के अंदर जो हृदय होता है वो होता है 2 कोष्ठीय। कितना होता है? 2 कोष्ठीय। अब इन कोष्ठों में भी नाम होते हैं ना, इन कोष्ठों के, इन चैम्बर्स के नाम होते हैं। जैसे अगर बात करें, ये जो ऊपर मानव के हृदय की हम बात करें, है ना, मानव के हृदय की या किसी भी स्तनधारी के हृदय की बात करें, तो देखो इसके जो ऊपर वाले जो 2 कक्ष होते हैं इन्हें कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं? आलिंद। या इन्हें कहते हैं एट्रियम। इन्हें कहते हैं आलिंद या इन्हें कहते हैं एट्रियम।
ठीक है। और नीचे वाले जो ये दो कक्ष होते हैं इन्हें कहते हैं नीले या इन्हें कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। वही चार चैम्बर से मिलकर बना है। तो ऊपर के दो तो कहलाए एट्रियम जिन्हें कहते हैं आलिन, और नीचे के जो दो है वो कहलाते हैं नीले जिन्हें कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। अगर ऐसी बात करें तीन कोष्ठीय जो कि उभयचरों में पाया जाता है, तो इनमें जो हृदय होता है उसमें दो आलिंद होते हैं, दो आलिंद यानी दो एट्रियम होते हैं, और एक होता है नीले, ठीक है, एक होता है नीले जिसे कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। और दो कोष्ठीय हृदय जिससे जीवों के शरीर में पाया जाता है उनमें सबसे ऊपर वाला एक कोष्ठ तो कहलाता है आलिंद, ठीक है, और एक कोष्ठ कहलाता है नीले। चलिए, तो इस प्रकार से जब हमने हृदय की संरचना देखी तो अलग अलग जीवों में जो ये हृदय है वो भी अलग अलग चैम्बर्स की संख्या के आधार पर पाया जाता है। स्तनधारी की बात करें स्तनधारियों में, तो स्तनधारियों में चार कोष्ठीय हृदय होता है जिसमें से दो आलिंद दो नीले होते हैं, ठीक है। अगर उभयचर एम्फीबियन की बात करें तो जैसे मेंढक, उसके अंदर दो आलिंद थे एक नीले यानी तीन कोष्ठीय हृदय होता है। फिर बात करें दो कोष्ठीय, तो दो कोष्ठीय में एक आलिंद और एक नीले होता है, जो कि एक ही किसमें पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा भी देखो एक हृदय की संरचना ऐसी होती है जो होती तो तीन कोष्ठीय ही है, जो होती तो क्या है, तीन कोष्ठीय ही है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, सुनना, ऊपर के जो दो ये अक्ष कक्ष होते हैं इन्हें तो कहते हैं आलिंद, ठीक है, इन्हें तो कहते हैं आलिंद, और नीचे का जो एक कक्ष होता है उसे कहते हैं नीले, उसे कहते हैं नीले, ठीक है। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे लाइन आधी बनाई है, इसको पूरा याद तक नहीं बनाया, इसका मतलब ये कैसा नीले है, अपूर्ण है, कैसा है, अपूर्ण है। इसलिए ऐसे हृदय की संरचना जिसमें पाए तो तीन कोष्ठ जाएंगे, जिसमें तीन कोष्ठ तो जाएंगे, तीन कोष्ठ तो पाए जाएंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, अपूर्ण होंगे। तो तीन कोष्ठीय, तीन कोष्ठीय या यूं लिख दो तीन अपूर्ण कोष्ठीय हृदय, तीन अपूर्ण कोष्ठीय हृदय, ठीक है, तीन अपूर्ण कोष्ठीय हृदय। तो अब ऐसे हृदय की संरचना किन जीवों में पाई जाती है, तो ऐसे हृदय की संरचना जो है वो सभी रेप्टिलिया वर्ग, रेप्टिलिया यानी सरीसृप जो होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, तो सभी रेप्टिलिया वर्ग में तीन कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात करें तो ये कैसा होता है, अपूर्ण होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, हम पढ़ रहे परिसंचरण तंत्र में हृदय, और हृदय के बारे में जब हमने जानकारी ली तो देखो हृदय का हमने कहा कि हमने सबसे पहले बात करी मानव के शरीर के अंदर हृदय कितने चैम्बर का होता है, कितने कक्ष से मिलकर बना होता है, या यूं कह दो कि सभी स्तनधारियों में, सभी मैमल्स में जो हृदय होता है वो चार कक्षों से मिलकर बना होता है, और ये चार कक्ष जो है उसमें से सबसे ऊपर वाले दो कक्ष कहलाते हैं आलिन जिन्हें कहते हैं एट्रियम, ये कहलाएगा एक राइट एट्रियम और एक कहलाएगा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और नीचे के जो दो कक्ष होते हैं उनको कहते हैं नीले, तो एक कहलाएगा राइट वेंट्रिकल और एक कहलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो सभी स्तनधारियों में चार कोष्ठीय हृदय होता है, सभी उभयचरों में, उभयचर यानी एम्फीबियन है ना, जिसका मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया है मेंढक, ठीक है। सभी उभयचरों में जो हृदय होता है वो कितना होता है, तीन कोष्ठीय होता है, जिसमें दो आलिंद होंगे और एक नीले होंगे, ठीक है। और सभी जितनी जो भी मछलियां हैं, तो मछलियों की अगर हम बात करें तो उनके शरीर के अंदर कौन सा हृदय पाया जाता है, दो कोष्ठीय है, और दो कोष्ठियों में एक आलिंद होगा और एक नीले होगा, ठीक है। और बात करें हम सभी रेप्टिलिया वर्ग सरीसृप की, तो उनमें होता तो हृदय तीन कोष्ठीय है, लेकिन इसके अंदर जो एक चैम्बर होता है वो अपूर्ण होता है, इसलिए इसे कहते हैं तीन अपूर्ण कोष्ठीय हृदय, ठीक है। तो चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। चलिए, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम पढ़ रहे हैं मानव के शरीर के तंत्र, है ना। अब मानव के शरीर के अंदर हम जब परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले देखते हैं मानव के शरीर के हृदय की संरचना, मानव के शरीर में पाए जाने वाले हृदय की संरचना, ठीक है। मानव के शरीर में पाए जाने वाले हृदय की संरचना को हम देखें तो देखिएगा कि अभी अभी मैंने आपको बताया है कि मानव के शरीर का जो हृदय होता है वो होता है चार चैम्बर यानी चार कोष्ठी, है ना, चार कोष्ठों से मिलकर बना होता है। तो देखिएगा इसके अंदर कैसे रक्त आता है और रक्त कैसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो ये मानव के शरीर का हृदय है। अगर मैं बात करूं तो ये दोनों
ऊपर वाले चैम्बर क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आलिन। क्या कहलाएंगे, आलिन, जिसे कहते हैं एट्रियम। ठीक है, चलिए, और नीचे वाले ये दोनों चैम्बर जो है वो कहलाएंगे नीले, जिन्हें कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं, नीले, या जिन्हें कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, अब सुनना कि इसके जो आलिन है इसमें से भी जो ये दाया आलिन है, दाया आलिन, देखो आपको इस हृदय की संरचना को इस तरीके से देखना है, क्योंकि आपके शरीर में हृदय इस तरफ होता है, तो हमें हृदय की संरचना को इस तरफ से देखना है। तो इस तरफ का भाग क्या कहलाएगा, राइट, और इस तरफ का भाग क्या कहलाएगा, लेफ्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है दाया आलिन, दाया आलिन, जिसे कहते हैं राइट एट्रियम, जिसे कहते हैं राइट एट्रियम। ठीक है, और ये होता है बाया नीले, सॉरी बाया आलिन, बाया आलिन, जिसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ऐसे ही ये आपका हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब सुनना कि शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध रक्त होता है, कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त, है ना। तो शरीर के विभिन्न अंगों से कुछ नलिकाएं अशुद्ध रक्त को यहाँ पर लेके आती है, कहाँ पर, दाएं आलिन में। कहाँ लेके आती है, दाएं आलिन में। ठीक है, तो दाएं आलिन में अशुद्ध रक्त को लाया जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि शरीर के विभिन्न अंग हैं, और इन शरीर के विभिन्न अंगों से कुछ नलिकाएं जुड़ी होती हैं, जो कि अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके आती है, यहाँ पर, कहाँ पर, दाएं आलिन में। ठीक है, दाएं आलिन में अशुद्ध रक्त को लाया गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि दाएं आलिन से ये रक्त कहाँ जाता है, दाएं नीले के अंदर जाएगा। भाई अशुद्ध रक्त की जो ऑर्गन होते हैं, हमारे शरीर के अंग होते हैं, इन शरीर से रक्त को कलेक्ट किया जाता है, और जो ये रक्त है वो कैसा है, अशुद्ध रक्त है। ठीक है, अशुद्ध रक्त है जिसके अंदर CO2 मिली हुई होती है ना, ऑक्सीजन नहीं होती है। इस अशुद्ध रक्त को सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, दाएं आलिन के अंदर लाया जाता है। ठीक है, अब दाएं आलिन में जब ये रक्त आता है तो वो आलिन, दाएं आलिन से वो रक्त कहाँ जाता है, दाएं नीले में। कहाँ जाता है, दाएं नीले में। इस दाएं नीले से एक नलिका द्वारा, इस दाएं नीले से एक नलिका द्वारा इसी अशुद्ध रक्त को, इस दाएं नीले से एक नलिका जुड़ी होती है, और उसी के द्वारा अशुद्ध रक्त को, है ना, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। कहाँ तक पहुंचाया जाता है, फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन सी नलिका है जो अशुद्ध रक्त लाती है, और कौन सी नलिका है जो शुद्ध रक्त लाती है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले तो रक्त अंगों के द्वारा, रक्त अंगों के द्वारा कहाँ पहुंचा, दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद से फिर ये रक्त कहाँ आ गया, दाएं नीले में। दाएं नीले से फिर इस रक्त को एक धमनी के द्वारा, एक धमनी के द्वारा कहाँ पहुंचाया जाता है, फेफड़ों तक, और फेफड़ों की कुप्पिकाओं में से, फेफड़ों की कुप्पिकाओं में से इस रक्त के अंदर क्या मिला दिया जाता है, ऑक्सीजन। क्या मिला दिया जाता है, ऑक्सीजन। जब ये धमनी इस रक्त को लेके आ रही थी, तो ये रक्त कैसा था, अशुद्ध था, बट अशुद्ध था, और जैसे ही फेफड़ों के पास ये धमनी इस रक्त को लेके जाती है, तो इस फेफड़ों की कुप्पिकाओं में से ऑक्सीजन मिल जाती है इस रक्त के अंदर, जो कि हमने हमारे श्वसन तंत्र में अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, अब जब रक्त के अंदर ये ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ये रक्त कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो वापस पुनः इस शुद्ध रक्त को, वापस पुनः इस शुद्ध रक्त को फेफड़ों से लेके आती है एक नलिका, जो कहाँ लाके डालती है, बाएं आलिंद में। कहाँ लाके डालती है, बाएं आलिंद में। ठीक है, बाएं आलिंद में लाके डालेगी, और फिर बाएं आलिंद से ये जो रक्त है वो कहाँ जाएगा, बाएं नीले के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, बाएं नीले के अंदर जाएगा। ठीक है, बाएं नीले के अंदर जाएगा, और बाएं नीले से एक नलिका निकली होती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। तो ये नलिका इस शुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचा देगी, शरीर के विभिन्न अंगों तक। कहाँ पहुंचा देगी, शरीर के विभिन्न अंगों तक। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब समझना कि मैं जिन नलिकाओं की बात कर रही हूँ, जब हम इस मानव शरीर के अंदर हृदय में आने वाले रक्त को देखते हैं कि किस प्रकार से रक्त दाएं आलिंद, दाएं नीले में आ रहा है, किस प्रकार से जो रक्त है वो वापस शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो यहाँ पर दो नलिकाएं काम कर रही है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जहां जहां मैं इस तरीके से ब्लू पेन से नलिकाएं बनाऊं, तो इसका मतलब वो है शिराएं। शिराएं जिन्हें कहते हैं वेन्स, शिराएं या जिन्हें कहते हैं वेन्स। ठीक है, शिराएं या वेन्स वो नलिकाएं होती है जो सदैव अशुद्ध रक्त का भाव करती है। कैसा रक्त रखती है, अशुद्ध रक्त, है ना। हमने दो नलिकाएं पढ़नी है भाई। जब मैंने परिश्लेषण तंत्र को स्टार्ट किया तो मैंने बताया था आपको तीन संरचनाएं पढ़नी, हृदय और रक्त के बारे में, और रक्त नलिकाओं के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ रक्त नलिकाएं। तो रक्त नलिकाएं होती है दो प्रकार की, वैसे तो तीन प्रकार की होती है, शिराएं जिन्हें कहते हैं वेन्स,
और एक होती है धमनी जिसे कहते हैं आर्टरीज, और कुछ पतली पतली नलिकाएं और होती हैं जिन्हें कहते हैं केशिकाएं या पैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज, ठीक है। चलिए, तो देखो शिराएं जो है उनको मैं ब्लू कलर से बनाऊंगी, तो जहां जहां ब्लू कलर से बना हुआ होगा आपको समझना है कि वहां पे शिराएं बनी हुई है। और ब्लू कलर से इसलिए इसको ऐसे बनाया गया है क्योंकि ये क्या रखती है, अशुद्ध रक्त रखती है। क्या रखती है, ये अशुद्ध रक्त रखती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, जिसे कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। जिसे क्या कहेंगे, फुफ्फुसीय शिरा, या जिसे कहेंगे प्लमनरी वेंस। फुफ्फुसीय शिरा या जिसे कहेंगे प्लमोनरी वेंस, ठीक है, जिसे कहेंगे फुफ्फुसीय शिरा या जिसे कहेंगे प्लमोनरी वेंस, ठीक है। हम शिराओं के बारे में ये बात करें कि जो शिराएं होती है वो सदैव अशुद्ध रक्त लगती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फुफ्फुसीय शिरा की, तो ये एक अपवाद है जो कैसा रक्त रखेगी, शुद्ध रक्त रखेगी। अभी मैं समझाऊंगी आपको कि फुफ्फुसीय शिरा कहाँ काम करती है, ठीक है। तो पहले एक नलिका देखी हमने, शिराएं जिनमें अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है फुफ्फुसीय शिरा जो कि शुद्ध रक्त रखती है। फुफ्फुसीय शिरा कैसा रखती है, शुद्ध रक्त रखती है, ठीक है। फिर बात करते हैं एको नलिका होती है। एको नलिका होती है जिसे कहते हैं धमनी। जिसे क्या कहते हैं, धमनी, ठीक है। धमनी या जिसे कहेंगे आर्टरी। क्या कहेंगे, आर्टरी, धमनी या आर्टरी। जो धमनियां होती है, जो आर्टरियां होती है ना, वो ऐसी नलिका होती है जिसके अंदर सदैव शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। धमनियों के अंदर सदैव शुद्ध रक्त रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं बात करूं तो एक अपवाद है, और वो अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी है, फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। फुफ्फुसीय धमनी, जो फुफ्फुसीय धमनी होती है जिसे कहते हैं प्लमनरी आर्टरीज, जिसे कहते हैं प्लमनरी आर्टरीज, ठीक है। ये जो है वो अशुद्ध रक्त लाती है। कैसा रक्त लाती है, अशुद्ध रक्त लाती है। क्लियर है यहाँ पे। देखो, दो नलिकाएं होती है, एक होती है शिराएं जिन्हें कहते हैं वेंस, जो सदैव अशुद्ध रक्त का बहाव करती है। लेकिन इसमें से एक अपवाद होती है फुफ्फुसीय शिरा जो कि शुद्ध रक्त का बहाव करती है, ठीक है। एक नलिका होती है जिसे कहते हैं धमनी, ठीक है। जो धमनी होती है उसे कहते हैं आर्टरी। आर्टरी सदैव हमेशा शुद्ध रक्त रखती है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी जिसे कहते हैं प्लमनरी आर्टरीज, जो कि अशुद्ध रक्त रखती है। अब इन दोनों का कार्य क्या है वो अभी अब हम देखते हैं कुछ ही देर में, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने जो आपको मानव के शरीर का हृदय बताया, तो हृदय 4 चैम्बर से मिलकर बना है। इसके अंदर जब हमने बात करी दाएं आलिंद में, तो दाएं आलिंद के अंदर 3 शिराएं आती है, 3 शिराएं जुड़ी होती है, जो क्या करती है, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को लेके आती है, ठीक है। फिर ये अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से कहा जाता है दाएं नीले में, ठीक है। अब दाएं नीले से ये फुफ्फुसीय धमनी द्वारा, कौन सी धमनी द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा, जिसे हम कहते हैं प्लमनरी आर्टरीज, जो क्या करती है, इस अशुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाती है, फेफड़ों तक। कहाँ पहुंचाती है, फेफड़ों तक। और देखो, मैंने कहा था ना कि ये एक अपवाद होती है, क्योंकि सारी धमनियां क्या रखती है, शुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी क्या कर रही है, ये दाएं नीले से जुड़ी हुई होती है। तो दाएं नीले में आए हुए अशुद्ध रक्त को ये फुफ्फुसीय धमनी उठाकर कहाँ लेके जाती है, फेफड़ों के पास में। और जैसे फेफड़ों के पास में ये रक्त को ले जाके छोड़ती है, तो वहां से फेफड़ों की कुप्पिकाओं के द्वारा, एल्वियोलाई के द्वारा इस रक्त में क्या मिला दी जाती है, ऑक्सीजन। और जब इस रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है तो रक्त कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ठीक है। फिर उस शुद्ध रक्त को वापस शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचाया जाता है ना। उस शुद्ध रक्त को लेके आती है फुफ्फुसीय शिरा। कौन लेके आती है, फुफ्फुसीय शिरा। देखो, शिराओं के लिए हमने कहा कि सदैव अशुद्ध रक्त रखती है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा एकमात्र इसका अपवाद है, क्योंकि ये फेफड़ों से कौन से रक्त को ला रही है, शुद्ध रक्त को ला रही है। शुद्ध रक्त को ये शिरा फेफड़ों से लाकर कहाँ छोड़ती है, बाएं आलिंद में, ठीक है। बाएं आलिंद से वो रक्त कहाँ जाता है, बाएं नीले में, ठीक है। और बाएं नीले में जाने के बाद में इस शुद्ध रक्त को महाधमनी द्वारा, किसके द्वारा, महाधमनी, जिसे कहते हैं ओटा, किसे क्या कहते हैं, ओटा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक वापस पहुंचा दिया जाता है। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पर मानव के शरीर का हृदय कैसे कार्य करता है। सबसे पहले अशुद्ध रक्त को एकत्रित किया जा रहा है शिराओं के माध्यम से, फिर वो शिराएं उसको दाएं आलिंद और दाएं नीले तक भेजती है, फिर वहां से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा उस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। फेफड़ों से उस रक्त को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, मतलब उसमें जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो रक्त शुद्ध हो जाता है, ठीक है। फिर इस शुद्ध रक्त को वहां से कलेक्ट कौन करती है, हमारी फुफ्फुसीय शिरा कलेक्ट करती है, ठीक है। फुफ्फुसीय शिरा इस शुद्ध रक्त को कहाँ लेके आएगी, बाएं आलिंद में लेके आएगी, बाएं आलिंद से कहाँ भेजेगी, बाएं नीले में भेजेगी, फिर बाएं नीले से महाधमनी के द्वारा इस शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो इस
प्रकार से ये जो रक्त का परिसंचरण है ये कंटिन्यू चलता रहता है ना, रक्त हृदय के अंदर ये कंटिन्यू घूमता रहता है। और देखो एक बार रक्त हृदय के अंदर आता है, मतलब अंगों से हृदय के अंदर आता है और फिर हृदय से वापस शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो ये दो प्रकार का दो मतलब दो तरह से ये प्रोसेस हो रहा है ना, एक बार रक्त आ रहा है और एक बार रक्त जा रहा है। इस कारण से इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मतलब जिस जिस परिसंचरण तंत्र में रक्त नलिकाओं के माध्यम से दो बार हृदय तक पहुंचे हैं, भाई एक बार अंगों से लेकर हृदय तक आया, ठीक है, अंगों से लेकर हृदय तक आया, फिर वापस हृदय से लेकर इसको कहाँ पहुंचाया गया? अंगों तक पहुंचाया गया। तो इस प्रकार जो रक्त है वो दो बार हृदय में आता है और दो बार अंगों तक पहुंचता है। तो इस कारण से इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो मानव के शरीर के अंदर जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सबसे पहले तो पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र, यानी इसको कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद परिसंचरण तंत्र क्यों? क्योंकि रक्त जो है वो नलिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, बंद नलिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, इसलिए उसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और फिर जो रक्त है वो दो बार हृदय से होकर गुजरता है, दो बार हृदय से होकर गुजरता है, इस कारण उसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो ठीक है, आपका एक ये क्वेश्चन रेडी हो गया कि मानव शरीर के अंदर कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और साथ ही साथ वो कैसा है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं कि कैसे कौन सी शिराएं रक्त को लाती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त कैसे पहुंचता है। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी, तो आपने पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम देखते हैं कि मानव के हृदय में कौन-कौन सी शिराएं ऐसी है जो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से लेके आएगी, और कौन-कौन सी ऐसी धमनियां हैं जो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाएगी। तो देखो, जब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ-जहाँ पर मैं अगर ऐसे ब्लू रंग से जहाँ-जहाँ पर मैंने ऐसे ब्लू रंग की नलिकाएं बनाई हैं, तो इसका मतलब वो क्या है? शिरा है। शिरा वो होती है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। शिरा कौन होती है? जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ इस डायग्राम के अंदर जहाँ पर भी ब्लू पेन से मैंने नलिकाएं बनाई है, वो आपको ध्यान रखनी है कि वो सभी की सभी क्या है? शिराएं हैं, ठीक है, जिनके अंदर अशुद्ध रक्त बहेगा। लेकिन इसमें भी मैंने आपको एक अपवाद बताया था, और वो अपवाद था फुफ्फुसीय धमनी। वो कौन सी धमनी? सॉरी, फुफ्फुसीय शिरा। कौन सी शिरा? फुफ्फुसीय शिरा। एक अपवाद के बारे में मैंने बात करी थी आपसे, जिसे कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा, जिसे कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, जो कैसा रक्त रखती है? शुद्ध रक्त रखती है। ठीक है, और इस चित्र में जहां जहां पे भी आपको रेड रंग से, रेड पेन से जहां नलिकाएं दिखाई देगी, वो कहलाएगी धमनी, जिसे कहते हैं आर्टरी। ठीक है, जो कि कैसा रक्त रखती है? शुद्ध रक्त रखती है। सदैव कैसा रक्त बहाती है? शुद्ध रक्त बहाती है। ठीक है, लेकिन इसमें भी मैंने आपको एक अपवाद बताया था, वो अपवाद था फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी जो कि कैसा रक्त रखेगी? फुफ्फुसीय धमनी जिसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, जो कैसा रक्त रखेगी? अशुद्ध रक्त रखेगी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे मतलब रक्त शरीर के अंदर पंप करता है। ठीक है, देखो, मानव के शरीर का जो ये हृदय है वो चार चैम्बर बना है, चार कोष्ठक से बना हुआ है, दो ऊपर के आलिंद और दो नीचे है ना। ठीक है, अब इसमें भी पहला एक प्रश्न ये बनता है कि इन चारों कोष्ठों में से सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा है ना? सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कि जो दाया आलिंद होता है, जिसे कहते हैं राइट एट्रियम, दाया आलिंद राइट एट्रियम मानव के शरीर के हृदय का सबसे बड़ा कोष्ठ है या सबसे बड़ा चैम्बर है। कौन सा? दाया आलिंद, जिसे कहते हैं राइट एट्रियम। ठीक है, अब हमने बात करी थी कि शरीर के विभिन्न अंगों से
अशुद्ध रक्त कौन सा होगा, जिसके अंदर CO2 मिक्स होगी, है ना, जिसमें से ऑक्सीजन तो खत्म हो चुकी होगी, लेकिन जिसके अंदर CO2 मिक्स होगी, है ना, वो होगा अशुद्ध रक्त। तो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को जो शिराएं होती है, वेंस जिसे कहते हैं, वो सबसे पहले कहाँ लेके आती है, दाएं आलिंद में, ठीक है। तो यहाँ मैं एक और आपको चैप्टर वो बताती हूँ कि भाई अशुद्ध रक्त है, इन अशुद्ध रक्त को अंगों से कलेक्ट करके कौन लाती है, शिराएं लाती है, कौन लाती है, शिराएं लेके आती है, ठीक है। अब देखो कि दाएं आलिंद के अंदर 3 शिराएं होती है। एक होती है अग्र महाशिरा, कौन होती है, अग्र महाशिरा, जिसे कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, अग्र महाशिरा जिसे कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। एक होती है पश्च महाशिरा जिसे कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। पश्च महाशिरा, इंफीरियर वेना कावा। अग्र महाशिरा है जो ना मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से आगे की ओर से रक्त को लेके आएगी, और पश्च महाशिरा जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को इस दाएं आलिंद में पीछे की ओर से डालेगी, ठीक है। और एक इसके अंदर होती है कोरोनरी साइनस, एक शिरा कौन सी होती है, कोरोनरी साइनस, जो कि हृदय की स्वयं की भित्तियों से अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करेगी, ठीक है। भाई हृदय के अंदर रक्त आ रहा है तो हृदय की भित्तियों में भी तो रक्त बहता ही है ना, तो मतलब जो शिराएं होती है, सबसे पहले अग्र महाशिरा सबसे ज्यादा है ना, रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से सबसे ज्यादा रक्त को लेके आने वाली जो शिरा है वो होती है अग्र महाशिरा, जिसे कहते हैं सुपेरियर वेना कावा, ठीक है। और ये आलिंद में आगे की ओर स्थित होती है, ठीक है। और एक होती है पश्चिम महाशिरा, जो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को लेके आती है, कहाँ पे, दाएं आलिंद में, ठीक है। और एक होती है कोरोनरी साइनस, जो कि हृदय के अंदर ही स्थित, मतलब हृदय में इस दाएं आलिंद के अंदर ही स्थित होती है, ठीक है। जो हृदय की विभिन्न भित्तियों से हृदय की जो दीवारें हैं उनकी भित्तियों में बहने वाले अशुद्ध रक्त को लाके डालती है, कहाँ पे, दाएं आलिंद में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आई कि सबसे पहले अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से कहाँ आता है, दाएं आलिंद के अंदर आता है ना, कहाँ आता है, राइट एट्रियम यानी दाएं आलिंद में आता है, ठीक है। किन किन शिराओं के द्वारा, वो मैंने बता दिया, अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा, सबसे ज्यादा रक्त कौन लाती है, अग्र महाशिरा लाती है, पश्च शिरा उसकी तुलना में थोड़ा कम रक्त लाती है, ठीक है। और एक कोरोनरी साइनस जो हृदय के अंदर ही दाएं आलिंद में स्थित होती है, जो हृदय की भित्तियों से अशुद्ध रक्त को लेके आती है, ठीक है। अब देखो ये नलिकाएं कैसी होती है, चाहे शिराएं हो चाहे धमनियां हो, है ना, ये नलिकाएं ऐसी होती है जब ये रक्त को हृदय के अंदर लेके आ जाती है तो उसके बाद में ये बंद हो जाती है। बंद होने का मतलब कि इनके द्वारा वो रक्त वापस नलिकाओं में बाहर नहीं जाता, वापस उसके अंदर से बाहर नहीं निकलता, है ना। तो उनके लिए इन नलिकाओं के पश्च शिरों पे कुछ कपाट बने होते हैं, वॉल्व जिसे कहते हैं। जैसे वो कपाट बंद होते हैं वो रक्त फिर उस नलिकाओं से बाहर नहीं निकलता। जैसे समझना कि जो ये अग्र महाशिरा है, जब रक्त को इस दाएं आलिंद में लाकर छोड़ती है, अग्र महाशिरा जो है जब वो रक्त को दाएं आलिंद में लाके छोड़ती है, तो उसके बाद में दाएं आलिंद में लाके जब इस रक्त को छोड़ती है, जैसे इन शिराओं के द्वारा जब ये दाएं आलिंद में रक्त आ गया, तो बाद में इनके कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं ताकि ये रक्त वापस इनसे बाहर नहीं निकले, वापस अंगों की ओर न जाए, ठीक है। तो इन तीनों शिराओं पर एक एक वाल्व पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं कपाट, ठीक है। और आपने सुना भी होगा कि आपके शरीर के अंदर जो धड़कन होती है ना, जिसकी आवाज आती है, जिसे हम कहते हैं लब डब, वो ध्वनियां भी कैसे उत्पन्न होती है, इन कपाटों के बंद होने से, तो ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये शिराएं इस रक्त को इस दाएं आलिंद में लाके छोड़ देती है, तो फिर इन दीवारों के पश्चिमी सिरे पे लगे कपाट क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो अग्र महाशिरा है जिसे कहते हैं सुपेरियर वेना कावा, इसके पश्च शिरे पे पाया जाने वाला जो कपाट है उसे कहते हैं हेवर्शियन कपाट या हेवर्शियन वॉल्व। क्या कहते हैं, हेवर्शियन कपाट या हेवर्शियन वॉल्व, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं कि अग्र महाशिरा सुपेरियर वेना कावा में कौन से कपाट पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पाए जाते हैं हेवर्शियन कपाट जिन्हें कहते हैं हेवर्शियन वॉल्व, ठीक है। और फिर बात करते हैं पश्च महाशिरा, तो पश्च महाशिरा पे भी एक कपाट पाया जाता है, तो पश्च महाशिरा इंफीरियर वेना कावा पे कौन सा पाया जाता है, यूस्टोकियन कपाट या यूस्टोकियन वॉल्व, ठीक है। अग्र महाशिरा पर हेवर्शियन वॉल्व, हेवर्शियन कपाट, और पश्च महाशिरा पर यूस्टोनियन कपाट यानी जिसे कहते हैं यूस्टोकियन वॉल्व। क्लियर है यहाँ पे, चलिए। उसके बाद देखो कि जो ये फिर उसके बाद देखो कि जब ये दाया आलिंद है, इस दाया आलिंद में रक्त आ गया, तो दाया आलिंद से ये रक्त कहाँ प्रवेश करेगा, दाएं नीले में, कहाँ प्रवेश करेगा, दाएं नीले के अंदर। अब देखो दाएं आलिंद से दाएं नीले में जब ये रक्त आता है तो यहाँ पर भी एक कपाट पाया जाता है, यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है, दोनों में ही, है ना,
दाएं आलिंद से जब दाएं नीले है ना, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में भी एक कपाट पाया जाता है और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में भी एक कपाट पाया जाता है। जैसे ही दाएं आलिंद से दाएं नीले में रक्त आता है ये कपाट बंद हो जाता है ताकि यहाँ से रक्त वापस दाएं आलिंद में ऊपर नहीं चढ़े। ऐसे ही जब बाएं आलिंद में कोई रक्त आता है तो रक्त जब जैसे ही बाएं नीले में पहुंचता है तो बाएं नीले से वो रक्त वापस बाएं आलिंद में ना जाए तो ये कपाट भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो दाएं आलिंद दाएं नीले के बीच में या यूं कह दो कि आलिंदों में नीलों के बीच में भी कपाट पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में कौन सा कपाट पाया जाता है। तो दाएं आलिंद दाएं नीले के बीच में पाया जाता है त्रिबलीय कपाट जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में कौन सा कपाट, त्रिबलीय कपाट जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, बात करते हैं बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में। तो बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में पाया जाता है द्विबलीय कपाट जिसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या जिसे ही कहते हैं मिट्रल वॉल्व। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए तो इन कपाटों के नाम याद रखना, ठीक है। वापस से बता देती हूँ। अग्र शिरा पे कपाट हेवशियन कपाट, पश्चिम महाशिरा पे कपाट ह्यूस्टोनियन कपाट, ठीक है। जो कोरोनरी साइनस है, जो हृदय की भित्तियों से अशुद्ध रक्त लाती है, वहां पर पाया जाता है थिबेशियन कपाट जिसे कहते हैं कोरोनरी वॉल्व, ठीक है। फिर दाएं आलिंद दाएं नीले के बीच में त्रिबलीय कपाट जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाएं आलिंद बाएं नीले के बीच में कपाट जिसे कहते हैं द्विबलीय कपाट बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो जैसे इन शिराओं पर और आलिंद और नीलों के बीच कपाट पाए जाते हैं, वैसे ही धमनियों के बीच में भी कपाट, धमनियों की भित्तियों पे भी कपाट पाए जाते हैं ना। तो देखो कि इस तरफ इस दाएं नीले से जुड़ी होती है एक महाधमनी, दाएं नीले से जुड़ी होती है फुफ्फुसीय धमनी। अब देखो मैंने कहा था कि धमनियों को मैं रेड कलर से नोट करवाऊंगी, किससे, रेड कलर से, है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने एक अपवाद बताई थी फुफ्फुसीय धमनी, जो कैसा ला रही है, अशुद्ध रक्त, है ना। तो अशुद्ध रक्त कैसा हो सकता है, नीला हो सकता है, इसलिए मैंने इसको नीले पेन से ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये क्या है कि दाएं नीले से जुड़ी होती है कौन सी, फुफ्फुसीय धमनी, जो कि क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है, जिसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। जैसे अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं नीले में आता है, दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त जब दाएं नीले में आता है तो ये त्रिकलीय कपाट बंद हो जाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से उस अशुद्ध रक्त को इस फुफ्फुसीय धमनी द्वारा, कौन सी धमनी द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी द्वारा कहाँ पहुंचाया जाता है, फेफड़ों तक। कहाँ पहुंचाया जाता है, फेफड़ों तक। देखो अब राइट एट्रियम से रक्त कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से मतलब दाएं नीले में गया, दाएं नीले से किसने, पल्मोनरी आर्टरीज यानी फुफ्फुसीय धमनी ने, पल्मोनरी आर्टरीज यानी फुफ्फुसीय धमनी ने उस रक्त को कलेक्ट किया और उसको कहाँ तक लेके गई, फेफड़ों तक लेके गई, लंग्स तक लेके गई, ठीक है। फिर जैसे ही इस अशुद्ध रक्त को यहाँ पे बनाए लेते हैं, इस अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाया गया, फेफड़ों तक ले जाया गया, ठीक है। और फेफड़ों तक जब ये अशुद्ध रक्त पहुंचा तो इसमें क्या मिलाई गई, ऑक्सीजन मिलाई गई और फिर ये रक्त कैसा हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। कैसा हो गया, शुद्ध रक्त हो गया, ठीक है। जब ये रक्त शुद्ध हो गया है तो अब इस शुद्ध रक्त को फेफड़ों से वापस कलेक्ट कौन करती है, वापस कलेक्ट करती है आपकी ये कौन सी नलिका, जिसे हम कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा, जिसे कहते हैं पल्मोनरी वेंस, ठीक है। अब मैंने कहा था कि शिराएं जो भी है वो नीले रंग से मैंने नोट कर रखी है, लेकिन अपवाद स्वरूप एक शिरा होती है फुफ्फुसीय शिरा, जो कैसा रक्त रखती है, शुद्ध रक्त रखती है। भाई फेफड़ों को से जब रक्त को शुद्ध कर दिया गया, शुद्ध रक्त का मतलब क्या है, उस रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिला दी गई, तो ऑक्सीजन मिलते ही रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया, ठीक है। या ऑक्सीजनित रक्त को ही हम क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। इस शुद्ध रक्त को फेफड़ों से कलेक्ट कौन करती है, फुफ्फुसीय शिरा, जिसे कहते हैं पल्मोनरी वेंस। और ये शुद्ध रक्त आती है, इस कारण से मैंने इसको रेड से मतलब यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये फुफ्फुसीय शिरा पल्मोनरी वेंस इस शुद्ध रक्त को कहाँ लाके डाल देगी, यहाँ आपके बाएं आलिंद में, या जिसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ही रक्त बाएं आलिंद में आया, बाएं आलिंद में रक्त आने के बाद में ये कहाँ पहुंचा, बाएं नीले के अंदर। बाएं नीले में जैसे रक्त गया, ये त्रिबलीय कपाट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ताकि ये रक्त वापस कहाँ ना जाए, बाएं आलिंद में, ठीक है। बाएं आलिंद से जैसे रक्त बाएं नीले में आया तो देखो यहाँ फेफड़ों से कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, यानी बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं नीले में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन लेके आती है, पल्मोनरी वेंस लाती है, ठीक है। सॉरी लंग से कौन लेके आती है, पल्मोनरी वेंस लाती है, जो कहाँ लाती है, लेफ्ट एट्रियम में लाती है। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाएं नीले में। बाएं नीले से किसके द्वारा, ओटा के द्वारा। बाएं नीले में जब शुद्ध रक्त आ जाता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त आ जाता है, तो इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी के द्वारा, कौन सी धमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा, जिसे कहते हैं एओर्टा। क्या कहते हैं, एओर्टा। इस
महाधमनी के द्वारा इस शुद्ध रक्त को शरीर के वापस विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। समझ में आया आपको यहाँ पर? अब सुनना कि जो ये दोनों धमनियां हैं, इन दोनों धमनियां कौन कौन सी धमनियां, सुन लीजिएगा वापस, है ना। जैसे कि फुफ्फुसीय धमनी जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, जो कि अपवाद है, अशुद्ध रक्त रखती है ना। और एक होती है महाधमनी, ठीक है, जो शुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाती है, शरीर के विभिन्न अंगों तक, जिसे कहते हैं एओर्टा, है ना। इस फुफ्फुसीय धमनी और इस महाधमनी पर भी दो कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट या जिन्हें कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है, सेमी लूनर वॉल्व या जिसे कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, तो देखो कि हमने इस तरीके से इसको पूरा अच्छे से जान लिया कि कैसे अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से शिराएं कलेक्ट करती है। ठीक है, और एक बार मैं आपको फिर से क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि भाई शरीर में जब जैसे ही ऑक्सीजन निकल जाती है रक्त से और वो रक्त अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध रक्त का मतलब है कि उसमें CO2 मिल जाती है, तो अशुद्ध रक्त को शिराएं जो है वो कलेक्ट करके कहाँ लाती है, सबसे पहले दाएं आलिंद में, जो कि सबसे बड़ा पोस्ट है मानव शरीर के हृदय का। ठीक है, अब दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त को 3 शिराएं लेके आती है, कौन कौन सी, अग्र महाशिरा, जो कि सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में रक्त को लेके आती है, अशुद्ध रक्त को लेके आती है ना, अग्र महाशिरा लेके आती है, पश्चिम महाशिरा लेके आती है, और कोरोनरी साइनस जो कि हृदय की भित्तियों से अशुद्ध रक्त को लेके आती है। ठीक है, इन तीनों शिराओं पे कपाट पाए जाते हैं। जैसे अग्र महाशिरा पे पाया जाता है हेवर्शिन कपाट, जो आपको याद रखना है कि कहाँ पाया जाता है। पश्चिम महाशिरा पे पाया जाने वाला कपाट क्या कहलाता है, यूस्टोकियन कपाट कहलाता है। कोरोनरी साइनस पे पाया जाने वाला कपाट क्या कहलाता है, थिबेसियन कपाट कहलाता है, जिसे कहते हैं कोरोनरी वॉल्व। ठीक है, जब ये रक्त को लाके दाएं आलिंद में छोड़ देती है तो ये कपाट बंद हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं हम, है ना। तो यहाँ से ये दाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाता है, दाएं आलिंद से रक्त जाता है दाएं नीले के अंदर। दाएं नीले में जब ये रक्त जाता है तो ये त्रिवलीय कपाट खुल जाते हैं, और जैसे ही रक्त दाएं नीले के अंदर आ जाता है तो ये त्रिवलीय कपाट फिर से बंद हो जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में कौन से कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं त्रिवलीय कपाट, जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। भैया आपने दरवाजे देखे होंगे ना, दरवाजे एक ही तरफ खुलते हैं ना, तो वैसे ही ये त्रिवलीय कपाट और द्विवलीय कपाट भी एक ही साइड खुलते हैं और ये नीचे की ओर खुलते हैं। जैसे ही दाएं नीले में रक्त आया, इस रक्त को जब दाएं आलिंद में जैसे रक्त आया, इसको जब दाएं नीले में भेजा जाता है तो उस समय ये कपाट नीचे की ओर खुल जाते हैं, और जैसे ही रक्त इस दाएं नीले के अंदर आ जाता है ये कपाट वापस क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, सेम चीज इधर होती है। तो दाएं नीले और दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में त्रिवलीय कपाट, जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो जैसे ही रक्त अपने दाएं नीले में आया, अब सुनना दाएं आलिंद और दाएं नीले में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो देखो अंगों से एक बार रक्त कहाँ आया, हृदय के अंदर आया। ठीक है, अब सुनना कि इस अशुद्ध रक्त को कौन सी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, जिसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, एकमात्र ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त लेके जाती है। बाकी सारी धमनियां क्या करती है, शुद्ध रक्त लेके जाती है, लेकिन एकमात्र ऐसी धमनी फुफ्फुसीय धमनी, जिसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि अपवाद है, अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। अब दाएं नीले से इस अशुद्ध रक्त को ये फुफ्फुसीय धमनी कहाँ लेके जाएगी, फेफड़ों के पास लेके जाएगी, लंग्स के पास लेके जाएगी। ठीक है, इस फुफ्फुसीय धमनी पर भी एक अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है ना, जिसे कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, चलिए फिर जैसे ये रक्त को फेफड़ों के पास लेके गई, फेफड़ों की कुपिकाओं के द्वारा इस रक्त में क्या मिलाई गई, ऑक्सीजन मिलाई गई, और वो रक्त कैसा हो गया, शुद्ध रक्त हो गया, उसे कहते हैं ऑक्सीजनित रक्त। ठीक है, फिर अब इस शुद्ध रक्त को फेफड़ों से कलेक्ट कौन करती है, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, है ना, फुफ्फुसीय शिरा जिसे कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, एकमात्र ऐसी शिरा, एकमात्र ऐसी वेन्स जो कि शुद्ध रक्त को लाती है। बाकी सारी शिराएं कैसा रक्त लाती है, अशुद्ध रक्त लाती है। मैंने बताया था कि शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को कलेक्ट कौन करती है, शिराएं करती हैं। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी शिरा जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से कलेक्ट करती है और उस शुद्ध रक्त को कहाँ लाके छोड़ती है, बाएं आलिंद के अंदर। जैसे बाएं आलिंद में ये शुद्ध रक्त आता है वो कहाँ जाता है, बाएं नीले में। बाएं नीले में जब ये शुद्ध रक्त जाता है तो ये त्रिवलीय कपाट खुल जाता है। जैसे ही रक्त बाएं नीले में आता है तो ये त्रिवलीय कपाट फिर से बंद हो जाता है। ठीक है, जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व भी कहता है। तो पूछा जा सकता है कि द्विवलीय कपाट कहाँ पाया जाता है, बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य। अब यहाँ पर इस बाएं नीले से इस शुद्ध रक्त को महाधमनी, महाधमनी जिसे कहते हैं ओटा, है ना, महाधमनी के द्वारा इस शुद्ध रक्त को वापस कहाँ पहुंचाया जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। तो समझ में आया होगा आपको कि भाई एक बार रक्त को, अशुद्ध रक्त को अंगों से कलेक्ट किया जाता है और हृदय तक पहुंचाया जाता है, और एक बार रक्त को
मतलब हृदय से वापस शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो 2 बार ऐसा प्रोसेस होता है, इस कारण से हम कहते हैं, या यूँ कह दो कि रक्त जो है वो 2 बार हृदय से गुजरता है। इस कारण से इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, या इसे कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और ये जो रक्त का आने जाने का प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब दोनों आलिंदों, दोनों नीले में बराबर रूप से एक टाइम पे, मतलब एक समय पर, है ना, समान समय पर ये दोनों क्रियाएं चलती रहती है। इधर से शुद्ध रक्त दाएं आलिंद दाएं नीले में आता रहता है, और इधर से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद बाएं नीले में आता रहता है एक समान समय पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज तो यही देखा कि हृदय के अंदर रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने बता भी दिया कि आपको ये सारे कपाट्स के नाम याद रखने हैं, कौन से कपाट कहाँ पाए जाते हैं वो याद रखना है, और आपको दोनों अपवादों को ध्यान रखना है, फुफ्फुसी शिरा को और फुफ्फुसी धमनी को, ठीक है। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हृदय की धड़कन कैसे बनती है, हृदय की धड़कन की उत्पत्ति कैसे होती है, जब ये कपाट बंद होते हैं तो आवाज़ जो आती है वो आवाज़ क्या कहलाती है, उसको कैसे सुना जा सकता है, वो देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।